सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड राज्य सचिवालय में सुबह 11:30 बजे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। दरअसल राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है। औद्योगिक इकाइयां बिजली कटौती के कारण बंद होने की कगार पर है। रात में 6 से 7 घंटे तक बिजली कट लगने के कारण भारी नुकसान हो रहा है। बिजली कटौती से उद्योगों में 40% तक उत्पादन गिर चुका है, जिससे उद्योगों में हाहाकार मचा हुआ है। इन सभी समस्याओं को लेकर सीएम धामी आज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था अटल बिहारी। तो उत्तराखंड राज्य सचिवालय में सुबह 11:30 बजे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। दरअसल राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है। औद्योगिक इकाइयां बिजली कटौती के कारण बंद होने की कगार पर हैं। रात में 6 से 7 घंटे बिजली कट लगने के कारण भारी नुकसान हो रहा है और बिजली कटौती से उद्योगों में 40% तक उत्पादन गिर चुका है, जिससे उद्योगों में हाहाकार मचा हुआ है। और इन सभी समस्याओं को लेकर सीएम धामी आज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। देहरादून से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बिजली कटौती के कारण उत्तराखंड में इतनी परेशानियां हो रही हैं कि पूरे कह सकते हैं कि कई विभागों में हाहाकार मचा हुआ है, व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। आज समीक्षा बैठक सीएम धामी 11:30 बजे करने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को, और ऊर्जा प्रदेश का जो सपना लोगों ने देखा था वो सपना आज भी धरातल पर दम तोड़ता नजर आ रहा है। इसकी बानगी है कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं आज भी केंद्र सरकार की उन तमाम क्लियरेंस की बाट देख रही है जो क्लियरेंस पिछले 22 सालों से नहीं मिली है। जबकि यहाँ पर तमाम संभावनाएं थी, बिजली की पैदावार की जा सकती थी। तकरीबन 20,000 मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता उत्तराखंड में है, लेकिन 18% ही यहाँ पर उत्तराखंड को अभी तक बिजली मुहैया हो पाई है। जहां तक वर्तमान परिस्थिति का सवाल है तो बिजली कटौती लगातार हो रही है, और जो खास तौर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो ज्वालापुर सिडकुल हरिद्वार हो या फिर सेलाकुई सिडकुल हो या फिर उधमसिंह नगर रुद्रपुर सिडकुल हो, ऐसी जगह पर जहां पर औद्योगिक इकाइयां काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काम कर रही है, जिनका बिना बिजली के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है, उस परिस्थिति में 4 से लेकर के 9 घंटे का कट लगना जो औद्योगिक इकाइयों को यहाँ से मजबूर कर रहा है पलायन करने के लिए, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता की बात है। और मुख्यमंत्री ने इसी बात की गंभीरता को देखते हुए पहले तो ग्रिड से बिजली खरीदने की जो प्रक्रिया थी उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, और इस समय उत्तराखंड पावर हाउस ग्रिड से यानी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के जरिए बिजली खरीदने का काम कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में बिजली की जो पैदावार है और जो लाइन लॉसेज है वो बढ़ रहे हैं, उसी की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11:30 बजे समीक्षा बैठक राज्य सचिवालय में बुलाई है, जिसमें तीनों ऊर्जा निगम के महकमे के तीनों निगमों के अधिकारी आएंगे, जिसमें पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है। यानी तीनों विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस मीटिंग में रहेंगे, सचिव इस मीटिंग में रहेंगे, और समीक्षा की जाएगी उत्तराखंड में जरूरत कितनी बिजली की है, कितनी वर्तमान में तैयार हो रही है, और कितना कट लग रहा है, डिफॉल्ट जो लाइन का जो लॉस है जो किस रूप में आगे आ रहा है, और इससे भरपाई कैसे हो सकती है, इस बात की पूरी समीक्षा आज की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, लगातार बिजली कटौती के साथ कितना ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर लगातार लोगों को हो रहा है, इसकी भी समीक्षा वो करेंगे, अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। क्या इसके सॉल्यूशन निकल सकता है श्रीनिवास? क्योंकि 6 से 7 घंटे अगर बिजली जा रही है ऊर्जा प्रदेश में तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि व्यापारियों के साथ साथ वहां रह रहे लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही होगी। बिल्कुल, देखिए जब बिजली कटौती लगती है और वो भी ऊर्जा प्रदेश, क्योंकि जब आपको 24 घंटे बिजली मिलती है और अचानक से आपकी बिजली की पे कट लगना शुरू हो जाए तो आप उसके आदी हो जाते हैं, और उसके बाद आप उस समस्या से आजीज आना शुरू हो जाते हैं। यही कारण उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में आपको ज्यादा लाइन लॉसेज या लाइन की कटौती नहीं दिखेगी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है,
जो दूरस्थ वाले इलाके हैं वहां पर बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। यहाँ तक कि ये सिचुएशन है कि जी अगर किसी ने इन्वर्टर लगाया है तो वो इन्वर्टर रिचार्ज करने के लिए भी बिजली मुहैया नहीं हो पाती है। उस परिस्थिति में लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जबकि उत्तराखंड की हकीकत है कि अगर 24 घंटे बिजली देने का दावा तमाम सरकारों ने किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, बहुत कम आंशिक रूप से जब कोई डिफॉल्ट आ जाए या कोई लाइन में दिक्कत आ जाए तब जाकर के बिजली की परेशानी का दंश उत्तराखंड में लोगों ने देखा है, वरना प्रॉपर बिजली की आपूर्ति बहाल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जो ग्रिड से बिजली पैदा करने का काम है उसमें कमी आई है। उसके नतीजतन जो बिजली खरीदी जा रही है उसकी भरपाई उससे नहीं हो पा रही है। इसलिए अब आप समीक्षा बैठक में ये तय किया जाएगा क्या ग्रिड से और अधिक बिजली खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है या अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए किस प्रकार पर फोकस किया जाएगा, ये आज तय होगा। ठीक है, आप बने रहे श्रीनिवास हमारे साथ। धामी सरकार अब जल्द ही लाल बत्तियां बांटेगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में 100 से ज्यादा दर्जा मंत्री बनाए जाएंगे। 24 अप्रैल को देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी की इस अहम बैठक में दर्जाधारियों को दायित्व देना सबसे बड़ा मुद्दा है और बैठक में सीएम के उपचुनाव और धामी सरकार में दर्जाधारियों के एडजस्टमेंट को लेकर बड़ा मंथन करेंगे। 100 से ज्यादा दर्जा प्राप्त मंत्रियों को बनाने पर मंथन होगा और इसके बाद सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने वाले चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी को भी दायित्व देने उपचुनाव की रणनीति में और सरकार में 100 से ज्यादा दर्जा मंत्री बनाने को लेकर मंथन होगा। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, 100 से ज्यादा दर्जा मंत्रियों को दायित्व मिलेगा और ऐसे में जो उपचुनाव के लिए सीट छोड़ रहे हैं कैलाश गहतोड़ी, उन्हें भी एक जिम्मेदारी मिलेगी। बिल्कुल पूजा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरे टेन्यूर की सरकार है 2017 के बाद से लेकर के, यानी 17 से 22 तक, 22 से ये नई सरकार है। और जो आपने देखा होगा 17 और 22 में भी तमाम विधायकों के जो मंत्री बनने के ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो पाए। और इसके अलावा अगर कुछ दायित्वधारी जो चाहते थे कि उनको दायित्व मिले संगठन के लिए, उन्होंने लगातार पुरजोर पैरवी की थी, काम किया था, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन अब दूसरे इनिंग की सरकार है तो जाहिर सी बात है अब संगठन की नजरें सरकार के उन तमाम विभाग के अध्यक्षों के पदों पर, दायित्वधारियों के पदों पर, जहां पर कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जाता है पार्टी स्तर पर सरकार के जरिए, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को सौगात के रूप में दायित्वधारी बनाया जाएगा, जिसकी सभी रणनीति संगठन और सरकार स्तर पर पूरी हो चुकी है। उसका कारण दूसरा भी है कि आगे आने वाले जो निकाय चुनाव होंगे, सहकारिता के चुनाव होंगे, ग्राम प्रधान के चुनाव होंगे, उसमें कार्यकर्ता बड़ी तेजी के साथ, पूरे मनोबल के साथ ग्राउंड पर उतरेंगे, अपनी पार्टी को जीत दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे में कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए, इसीलिए अब उनको सम्मानित करने का मौका आ चुका है, जिसमें अब 24 तारीख को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड आ रहे हैं। और उत्तराखंड आने के पीछे कई सारे कारण है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक ये रूटीन बैठक है, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक भी ली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के चंपावत से चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, किसकी ड्यूटियां वहां पर लगाई जाएगी, कौन जिम्मेदारी संभालेगा, ये तमाम कार्यक्रम इसमें निर्धारित किए गए। इसके अलावा सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल कैसा चल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड पर उतर पा रही है, नहीं उतर पा रही है, कार्यकर्ता सरकार के डिलीवरी सिस्टम को कैसे आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, इस पर मंथनों का चर्चा होगी। उसके साथ ही सबसे बड़ी जो चर्चा होने वाली है वो है दायित्वधारियों को पद देने की, यानी कार्यकर्ताओं को सरकार में एडजस्ट करने की बात होगी। जिन कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया होगा उनको पारितोषिक के रूप में दायित्वधारी बनाया जाएगा। तो ऐसे में लंबी फेहरिस्त है, तकरीबन पहली सूची में 100 नाम होंगे जिनको मौका दिया जाएगा। कैलाश गहतोड़ी जो निवर्तमान विधायक हो चुके हैं, उनकी हम बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी है। जाहिर सी बात है किसी भी निगम का उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, किसी बोर्ड का उनको डायरेक्टर बनाया जा सकता है, तो उनको उस पार्टी के समर्पण की भावना के तौर पर सौगात के रूप में कई सारे फैसले अब लिए जाएंगे। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ श्रीनिवास, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे। उनके लिए चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ दी है। गुरुवार को देहरादून में कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कैलाश चंद्र गहतोड़ी के इस्तीफे को स्वीकार करने की घोषणा की है।
देखिए, चंपावत के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम चाहते हैं कि जो चंपावत की सीट है इससे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े। इसके बाद वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गैतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे। हम छोटा सा अंश दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था। उनको हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूं तो नहीं बने। मेरे ख्याल से आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चौथा स्तंभ में हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 6 महीने पहले आप ही कहते थे यार 20 सीट आ रही हैं, 19 सीट आ रही हैं, 25 सीट आ रही हैं। ये करिश्मा तो 6 महीने में हुआ जी। तो 47 सीट 60 का नारा लोग मजाक समझ रहे थे। कांग्रेस में तो ऐसा हो रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर कोई करिश्मा करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, और वो दिया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और ये डिमांड भी थी, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो उनको तुमने गलत किया है इसका एहसास कराना भी जरूरी है। इसलिए मुफीद थी बगल की सीट और हमने विश्वास दिलाया था। मेरी जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं मैं जब क्षेत्र में गया हूं, मैंने प्रस्ताव रखा शुरू के दिन ही, जब मैंने कह दिया था, जैसे ही सर्टिफिकेट लिया उसी दिन कह दिया था, तो आहत तो थे, सारे लोग आहत थे। तो इस बीच में जब मैं धन्यवाद करने गया तो पूरी जनता ने सर आंखों पर लिया सारी बातों को, और उनने कहा कि वास्तव में धामी जी को मौका मिलना चाहिए। चंपावत एक बहुत ही अच्छी सीट है और मैं माननीय कैलाश गैतोड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए वो सीट खाली करी है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है विधायकी से इस्तीफा देने के लिए, और उन्होंने वो दिल भी दिखाया और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और चंपावत की जनता का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दूसरी बार कैलाश गैतोड़ी जी को जिता के भेजा, उन पर विश्वास जताया। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चंपावत का बहुत अच्छा विकास होगा। चंपावत सीट छोड़ने के बाद कैलाश गैतोड़ी ने सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ चंपावत से 2 बार विधायक रहे कैलाश गैतोड़ी जी हैं, और गैतोड़ी जी ने आज मुख्यमंत्री के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि अपनी विधायकी त्याग दी है। गैतोड़ी जी, राजनीति में बहुत बड़ा त्याग होता है विधायकी त्यागना, क्योंकि बहुत मुश्किल से टिकट मिलता है और उसके बाद जीत हासिल होती है। ज्योत्सना जी, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया। कई ऐसे लोग हैं हमारे इतिहास में, हमारी पार्टी में, कि उनका त्याग अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से हम तो कहीं से कहीं तक मायने नहीं रखते हैं। लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, जो एक विजन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले 6 महीने में काम किया, और जिस राष्ट्र नायक, एक अवतारी पुरुष ने जिस पर आस्था जताई है, हारने के बाद भी उसको दिया है। और मेरा कर्म क्या होना चाहिए, जो दुनिया मान रही है जिसको आज कि एक अवतारी पुरुष है, अगर उनका कहा हुआ मैंने कर दिया तो ये तो मेरे लिए तो पूजा समान हो गया। मैंने भी एक पुष्प अर्पण किया है उनके नाम का। बिल्कुल, आपने जैसे आपकी जीत हुई और उधर मुख्यमंत्री की हार हुई, आपने सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया था, क्या सोचते? मुझे वास्तव में झटका लगा था, अंदर से बोल रहा हूँ मैं आपको, कि एक जो काम करना चाहता है व्यक्ति, अगर उसको काम करने नहीं दिया जाएगा तो हमारे यहाँ कितने लोग शहीद हुए थे इस उत्तराखंड के लिए सपने लेकर के। तो आज 22 साल का ये फ्लॉड हमारा उत्तराखंड हो गया है, लेकिन वो स्थिति आई नहीं। सारा पलायन, ये दुनिया भर की चीज़ें जो होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। जो पिछले 6 महीने में जो उनने किया है, और जो उनने जो कोऑर्डिनेशन अपने केंद्र के साथ रखा है,
उससे लगता था कि वास्तव में उनके सपने साकार होने वाले हैं जो हमारे शहीदों ने देखे थे। गहतोड़ी जी, शहीदों के सपने भी साकार होने की उम्मीद आप जता रहे हैं। चंपावत को कितना कंफर्टेबल मानते हैं आप मुख्यमंत्री के लिए? हालांकि खटीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका, राजनीतिक तौर पर आपको लगता है कि बहुत शानदार जीत होगी? ज्योत्सना जी, इतिहास बनाएंगे। आप जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप जरूर मिलिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आज तक के इतिहास में पहाड़ में ऐसी जीत नहीं हुई होगी और आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और पूरा संगठन भी और आप भी कहेंगे कि हाँ, कैलाश जी ने जो कहा था वो कर दिया। गहतोड़ी जी का अब रोल क्या होगा? गहतोड़ी जी सेवा करते आए हैं, सेवा करते रहेंगे। संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है। हमें जो आदेश होगा ऊपर से हम वो करेंगे। हम जनसेवा के लिए आए हैं, जनसेवा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की साया बन करके अपने क्षेत्र में काम करेंगे। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैलाश गहतोड़ी जी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए अपनी विधायकी त्यागी है और मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र के जब प्रतिनिधि बनेंगे तो उनके क्षेत्र का भी विकास होगा और उनकी भूमिका आगे इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि वो संगठन के आदमी है और संगठन का जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होती है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। इन दिनों हरिद्वार के सभी विपक्षी विधायक एकजुट होने लगे हैं। दरअसल गुरुवार को रुड़की में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद, कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, छबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही ये सभी विधायक डीजीपी से मिलेंगे। विधायकों ने सरकार को एकजुट होकर घेरने की तैयारी कर ली है। हम देख रहे हैं जब से 10 तारीख से रिजल्ट आया है, ये भाजपा को मैंडेट मिला है लेकिन उनके चेहरे पे खुशी नहीं है। उनको हजम नहीं हो रहा कि और कई विधानसभाओं में जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर जानबूझ के शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच कीजिए, जो दोषी उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है?
पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो अनदेखी कर रहा है, जो लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, कांग्रेस के वर्कर्स को उत्पीड़न किया जा रहा है, तो ये सब गलत है। और आज हम सभी कांग्रेस के विधायक, हमारे बसपा के जो विधायक हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं वो मिले और हम लोगों ने बात की कि भाई इस तरीके का अगर रवैया रहेगा तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ख़त्म होती नज़र आ रही है पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में भी है। और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के उन्होंने मौन धारण कर रखा है। वो कांग्रेस के विधायक, निर्दलीय विधायक और बसपा के विधायक हम सब लोग इकट्ठा हुए और इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई और हमने तय किया कि परसों हम डीजीपी साहब से मिलेंगे और डीजीपी साहब को इन सब घटनाओं से अवगत कराएंगे कि जिले में कांग्रेस के विधायकों की, बसपा के विधायकों की उपेक्षा हो रही है, जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना डाडा जलालपुर गाँव में हुई, भगवानपुर पूरा शांति प्रिय माहौल था, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब इस तरह की घटना की मैं पहले तो कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज तक भी जीवन सामान्य नहीं हुआ है। लोग डरे हुए हैं और अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह गए हुए हैं। बैठक में ये तय हुआ है कि हरिद्वार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, चारों तरफ कियोस हुआ है, कभी कहीं कोई घटना घट रही है, कभी कोई घटना घट रही है। इसके संबंध में हम सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और ये तय हुआ है कि इसके संबंध में हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे और डीजीपी से समय लेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिनको विधायक फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन कॉल बैक नहीं आते जब तक कोई बड़ी घटना घट चुकी होती है। ये अवमानना का भी मामला है, इसके संबंध में भी उनको बता दिया जाएगा और जल्द ही अगली क्या रणनीति है इससे भी आपको अवगत करा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस गुरुवार से 10 दिनों तक सघन सत्यापन अभियान चला रही है। इस दौरान राज्य में 10 सालों से रह रहे लोगों, रेहड़ी पटरी वालों और किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। बता दें कि अभियान के प्रतिदिन की रिपोर्ट हर जिले से पुलिस मुख्यालय पर भेजी जाएगी। दरअसल सीएम धामी के निर्देश पर सत्यापन का काम किया जा रहा है। नैनीताल के जैती गांव से हल्द्वानी की तरफ जा रही टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने घायलों को काफी मशक्कत के बाद खाई से निकाला है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार सुमो टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। चीख पुकार की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जंगल के बीचों बीच खाई से घायलों को निकाला गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बढ़ते तापमान के चलते हर जगह पानी का संकट बढ़ जाता है, वहीं जंगल भी इस संकट से अछूता नहीं है। भले ही वन महकमे द्वारा वन क्षेत्रों में जगह जगह वाटर होल्स बनाए गए हों, लेकिन ये भी नाकाफी हैं। पानी की तलाश में वन्यजीव आबादी क्षेत्र का रुख करते हैं। ऐसे में जंगली गजराजों के साथ ही अन्य जीवों को अपनी प्यास बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ नजारे इन दिनों हरिद्वार में देखे जा सकते हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता स्वरूप पुरी ने। मौसम आ चुका है और चारों ओर पानी की कमी है और आप देख सकते हैं कि पानी पीने के लिए जो है 2 बूंद पानी की तलाश में ये बंदर जो है कितना लंबा सफ़र करके चंडी देवी पर्वत पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी की एक पाइपलाइन है जिससे जो है एक छोटी सी धारा फूटती है। उसी धारा को पीने के लिए जो है ये बंदर यहाँ पे आते हैं। गर्मियों का मौसम जो है अब लगातार बढ़ रहा है और हम हरिद्वार की बात करें तो राजा जी टाइगर रिजर्व का एक बड़ा भूभाग और हरिद्वार वन प्रभाग का बड़ा भूभाग इस क्षेत्र में है। वन महकमे द्वारा कई वाटर होल्स तो बनाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम, तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर देख सकते हैं कि वो नज़ारा एक बंदर, उसकी उत्सुकता कितनी है पानी को लेकर। देखिए पानी की जो है
बूंद बूंद कर वो है अपनी प्यास बुझारा। और ये धारा दिन भर ऐसे ही जो है यहाँ पे अन्य जीवों का भी रेला लगा रहता है और ये अपने आप में उत्सुकता तो पैदा करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक चैलेंज है खास तौर पे उन महकमों के लिए जो जिनकी जिम्मेदारी वन्य जीव संरक्षण व संवर्धन की है। गर्मियों में जल्द ही जो है वाटर होल्स की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है पर्यावरण के लिए जो है पेड़ों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पेड़ों की अवैध कटान को रोका जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो पानी जो है बरसात के दौरान जंगल में ही संचित होगा और ऐसे जीवों को जो है ऐसे पाइपलाइनों के भरोसे अपना जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा। सारा समय के लिए समय चंडी देवी पर्वत से स्वरूपपुरी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com पर। सहारा।